जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने YouTube चैनल क्विक स्टडी ऑनलाइन में। फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज की इस नई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च 2023 के थर्ड वीक यानी 15 से लेकर और 21 मार्च 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओवरऑल क्लास काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होगी। सो आप क्लास में ध्यान से जुड़े रहें तथा कंसंट्रेशन बनाए रखें। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी से जुड़े हुए फ्रेंड्स के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और हेल्पफुल होगी। सो आप क्लास को सपोर्ट जरूर करें। फ्रेंड्स, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंचती रहे। तो आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले एक विशेष रिक्वेस्ट होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस क्लास में हैंड रिटन नोट्स का यूज किया गया है। मेरी आपसे हम्बल अपील होगी कि आप इस क्लास से कम एक बार पूरी तरह गो थ्रो जरूर करें। केवल हैंड रिटन नोट्स देखकर ही पूरी वीडियो को जज ना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी और पसंद आएगी। ओवरऑल आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो आप सपोर्ट जरूर करें। आइए क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली एशियन महिला लोको पायलट कौन बनी है? सही उत्तर हो जाएगा सुरेखा यादव। ठीक है, ये महाराष्ट्र से आती हैं और पूरे भारत ही नहीं वरन एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से सोलापुर के बीच 450 किलोमीटर की इस ट्रेन से यात्रा पूरी करने के बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, नाम है इनका सुरेखा यादव, बिलोंग करती हैं महाराष्ट्र से। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है ट्रेन की। तो हाल ही में चर्चे में रहे कुछ ट्रेन से संबंधित फैक्ट्स को हम लोग यहाँ रिलेट कर लेते हैं। जैसे अभी आपने सुना था कि दिसंबर 2023 तक, ठीक है, जो हाइड्रोजन चालित मेट्रो ट्रेन होगी उसे दिसंबर 2023 तक ओवरऑल शुरू किया जाएगा। ठीक है, लेकिन खास बात इसमें यह है कि इसका जो संचालन होगा वो शिमला कालका रेलखंड पर किया जाएगा। ठीक है, जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसके पहले संस्करण की शुरुआत दिल्ली से वाराणसी के बीच की गई थी। ठीक है, हालांकि अलग अलग जगहों पर अभी भी इसका जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी के द्वारा किया जा रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, जापान के सहयोग से मुंबई से अहमदाबाद के बीच ये एक हाई स्पीड ट्रेन परियोजना है। आप जानते हैं कि इसकी जो पूर्ण होने की जो उम्मीद थी या संभावना थी वो 2023 तक थी, लेकिन अभी इसका जो समय है वो 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी रेलवे से ही संबंधित कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर हम लोग रिलेट कर लेते हैं जो अभी हाल ही में खबरों में थे। ठीक है, अभी आपने देखा था कि भारतीय रेलवे के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा फूड डिलीवरी के लिए एक नई टेक्निक डेवलप की गई है और इसी भारतीय रेलवे के द्वारा जो वेटिंग लिस्ट है उसको ठीक करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक आइडियल ट्रेन प्रोफाइल को लॉन्च किया गया था। ठीक है, वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के पास है, यानी अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं और जल्द ही रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन भी बनाए गए थे, अनिल लाहोटी या लोहाटी। ठीक है, 1 जनवरी 2023 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। भारतीय रेल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भारतीय रेल है ना वो पूरे विश्व में तीसरी रेल व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। ओवरऑल पहले स्थान पर अमेरिका की रेल व्यवस्था को रखा गया है। एशिया में यदि हम देखें तो पहले स्थान पर चीन की रेल व्यवस्था है और दूसरे स्थान पर अपने भारत की, यानी पूरे विश्व में भारतीय रेल व्यवस्था तीसरी रेल व्यवस्था है, पहली अमेरिका, और केवल एशिया में देखें तो एशिया में दूसरी रेल व्यवस्था है, पहली चीन। ठीक है, बेहतर प्रशासन और क्रियान्वयन की दृष्टि से रेल यानी भारतीय रेल को कुल 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। भारत में जो मेट्रो ट्रेन है 1984 में पहली बार ये कोलकाता में शुरू की गई थी। ठीक है, करंट फैक्ट्स की बात करते हुए एक चीज़ मैं भूल गया था, उसको मैं एक आपको रिलेट कर लूँ। जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य भारतीय रेल ने 2030 तक निर्धारित किया है, तो याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। सो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से ही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 प्रस्तुत किया है? सही उत्तर हो जाएगा
उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगी हुई है। इसी क्रम में इस नई खेल नीति 2023 के तहत शारीरिक फिटनेस व प्रशिक्षण जैसे विशेष पहलुओं पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश के युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसके लिए ये नई नीति पेश की गई है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखें। अभी आपने देखा था कि ये जो नई खेल नीति है, इसके तहत जो ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र और फिटनेस केंद्र ये स्थापित किए जाएंगे। इसी क्रम में आपने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है ना, यहाँ पर बीसीसीआई के द्वारा एक स्टेडियम मतलब बनाए जाने की घोषणा की गई है। जल्द ही यहाँ पर बीसीसीआई के प्रमुख पदाधिकारियों का दौरा भी हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिए। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, अब मेरी एक थॉट यहाँ पे ये है कि जो उत्तर प्रदेश के आगामी स्पेशल एग्जाम जो आने वाले हैं, जैसे हम बात करें वीडियो लेखपाल की या फिर आरओ लोअर पीसीएस या फिर पीसीएस की इत्यादि, ये सभी जितनी परीक्षाएं हैं, तो इसमें यूपी स्पेशल अपना एक रोल अदा करता है। तो इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशल करंट अफेयर्स में ही रिलेट करते चलें, ठीक है। यानी जब भी डिस्कशन आए तो उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको साथ में रिलेट करने चलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं मानता हूं ना कि यदि आप किसी भी चीज़ को स्पेशली बैठकर याद करने लग जाएंगे ना, तो वो इजीली याद नहीं होती हैं। देखिए, रिलेशन एंड रिवीजन, यही दो तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और इजी वे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आप इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में बनाए रखें। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। ये वो गोमती नदी है जो मैदानी भागों से निकल करके आती है। ओवरऑल ये दूसरा फैक्ट बहुत दूर जा रहा है, छोड़ दें इसको। और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ पर पेन बहुत प्रॉपर चल नहीं रहा है क्या? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, मैंने बताया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है ना, वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। 1866 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। वर्तमान में यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजेश बिंदल हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अपनी एक पीठ भी है और इसका केंद्र लखनऊ है, ठीक है। तो याद रखें, उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख राजकीय चिन्हों की यदि हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषाएं हैं, एक तो हिंदी और दूसरी उर्दू, ठीक है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश, राजकीय पशु बारहसिंघा और राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय खेल की बात करें तो भारत का जो हॉकी है ना, वही उत्तर प्रदेश का भी है हॉकी, ठीक है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो मछली और तीर धनुष। ध्यान दीजिएगा, 1938 में इस राजकीय चिन्ह को अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बेसिक करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर अभी जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। इसी लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ एटीएम और भारत का पहला नाइट सफारी पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आगरा जो है ना, जहाँ पर ताजमहल है, तो इसी आगरा से ताज महोत्सव का आयोजन किया गया था बहुत जल्दी। नोएडा उत्तर प्रदेश की बहुत चर्चित जगह है। नोएडा में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी के द्वारा भारत जल सप्ताह की शुरुआत की गई थी और इसी नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और नोएडा उत्तर प्रदेश में ही उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश में ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, क्या नाम था उसका, जेवर एयरपोर्ट, इसकी स्थापना टाटा ग्रुप के द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश दो मामलों में शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी ओवरऑल कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है और एक्सप्रेसवे के मामले में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इतने फैक्ट्स इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, मिथेनॉल संचालित बसों का पहली बार पायलट परीक्षण कहाँ शुरू किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है।
देखिए, इसमें मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है कि जो मिथेनॉल है ना, उसे डीजल के साथ मिलाया जाएगा और 15% का अनुपात होगा, इस मिश्रण में मिलाया जाएगा और इसके माध्यम से बसों को संचालित किया जाएगा। यह एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। देखिए, पायलट प्रोजेक्ट परीक्षण क्या होता है, इसको अगर इजी वे में हम समझें तो कोई भी प्रोजेक्ट जब पायलट के प्रोजेक्ट या पायलट परीक्षण के रूप में जब लॉन्च किया जाता है तो उसके नतीजे ग्राउंड पे क्या होंगे ये हमें मालूम नहीं होता है, यानी करके देखें इस फिनोमिना या इस थेसिस पर ये पायलट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पायलट प्रोजेक्ट आपको अब समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत बेंगलुरु कर्नाटक में की जा रही है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पेशली बेंगलुरु और कर्नाटक की बात कर लेते हैं। जो बेंगलुरु है इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी भी है जो वृषभावती नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। इसी बेंगलुरु में जो अभी जल्द ही बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की जो पहली गवर्निंग बोर्ड है उसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया था। पर्यटन को विस्तार देने के लिए इसी बेंगलुरु में पहला मरीना स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया के शीर्ष 50 शहरों में कितने भारतीय शहर सम्मिलित हैं। तो आपको बता दें कि वर्ष 2022 में अपने परफॉर्मेंस और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए IQ एयर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट और दुनिया के टॉप 50 यानी 50 शहर को इस सूची में सम्मिलित किया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सूची में 50 शहरों से 39 शहर तो केवल भारत के ही हैं, ठीक है। शीर्ष प्रदूषित देशों की यदि हम बात करें तो चाड, दूसरे नंबर पर इराक है, उसके बाद पाकिस्तान जैसे देशों का नाम आता है। ओवरऑल इस सूची में भारत का स्थान देखें तो 8वां स्थान है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर प्रदूषण की बात हो रही है तो आप जानिए COP26 में ये जब ग्लासगो में आयोजित किया गया था 2021 में, ठीक है। तो PM मोदी जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 तक भारत के लिए रखे थे, ठीक है ना। इस मामले में दो बातें मैं बता दूं। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो भारतीय रेलवे है उसने 2030 तक ये लक्ष्य रखा है, वहीं मुंबई शहर 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैं जरूरी बातें बता दूं चूंकि प्रदूषण को लेकर ही, ठीक है। तो देखिए, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आप जानते होंगे कि दिल्ली रहा करता था, लेकिन इस बार अब मुंबई को चुना गया है, ठीक है ना। और अभी जल्दी टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया था, ठीक है ना। तो इस टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया का सबसे अधिक जाम वाला शहर लंदन चुना गया था और दूसरा शहर था इस सूची का बेंगलुरु, जो ओवरऑल भारत में पहले स्थान पर था। भारत में दूसरे स्थान पर यदि हम देखें तो पुणे को रखा गया था जो इस सूची में ओवरऑल 6वें स्थान पर था, ठीक है। तो याद रखिएगा। द्विवार्षिक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ला पेरोज के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर में, ठीक है ना। देखिए, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका की नेवी के द्वारा ये पार्टिसिपेट किया गया है और इसका आयोजन हिंद प्रशांत क्षेत्र में किया गया है, आपसी सहयोग और समन्वय को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नाम था ला पेरोज और तीसरा संस्करण था आयोजन हिंद प्रशांत क्षेत्र में किया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस हफ्ते चर्चित युद्धाभ्यास को रिलेट कर लेते हैं। तो आपने देखा था कि दस्तलिक के 14वें संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। एक कोबरा वॉरियर चर्चे में था। हालांकि इस युद्धाभ्यास में दुनिया के कई देश सम्मिलित हुए थे, जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिटेन की सेना भी इसमें सम्मिलित हुई थी और इसका आयोजन भी ब्रिटेन में ही किया गया था, ठीक है। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। मोसी का दूसरा संस्करण जो था रसिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा, ये कुछ प्रमुख चर्चित युद्धाभ्यास थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की खबर चर्चे में थी। आपको बता दें कि ये अमेरिका का एक बैंक था और ये अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक बताया जा रहा था और इसी के डूबने की खबर चर्चे में थी। आपको बता दें कि 2008 के बाद ये अमेरिका की सबसे बड़ी बैंकिंग विफलता के रूप में देखा जा रहा है
और सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और न केवल सिलिकॉन वैली बैंक बल्कि न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया में। और इसके साथ ही एक न्यूयॉर्क में सिग्नेचर बैंक था, इसके डूब जाने की भी खबर थी, ठीक है। तो इस बैंकों के डूबने की वजह से अमेरिका में काफ़ी मतलब एक तरह से खलबली मची हुई है। ओवरऑल ये सबसे बड़ा बैंक भी आप देख रहे हैं कि 16वें क्रम का बैंक माना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई व्यवस्था में अव्यवस्था जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो याद रखिएगा, भारत में बैंकिंग की कुछ बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग। भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के लिए जो एक्ट आया था ना वो 1934 में आया था, लेकिन इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इसके ठीक 2 साल बाद इसका स्थानांतरण यानी इसके मुख्यालय का स्थानांतरण कोलकाता से मुंबई किया गया और इसका जो राष्ट्रीयकरण है यानी नेशनलाइजेशन है 1949 में किया गया था। भारत में बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके जो पहले गवर्नर थे वो ऑसबोर्न स्मिथ थे, ठीक है। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ में खास बात मैं आपको ध्यान दिलाऊं, जो सीडी देशमुख हैं उनको तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पहले भारतीय गवर्नर थे। ओवरऑल यदि गवर्नर की सूची में देखें तो इनका क्रम तीसरा था, ठीक है ना। यानी ये तीसरे आरबीआई गवर्नर थे। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जिनको अभी जल्द ही बैंकर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्कों के अलावा जितनी भी मुद्राएं छपी मतलब संचालित हैं उन सभी की छपाई आरबीआई के द्वारा ही की जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, जब भारत में नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई थी तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, उर्जित आर पटेल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उर्जित आर पटेल ही उस समय गवर्नर थे और ये वर्तमान में क्या है तो AIIB के वर्तमान में ये उपाध्यक्ष हैं। AIIB का मुख्यालय चीन में स्थित है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की पहली बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी। देखिए यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर वास्तविक उत्तर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया था। आपने सुना था कि एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी को ही चुना गया था, ठीक है। तो इसी में जो है एससीओ की इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसी भारत की अध्यक्षता के तहत ये पहली बैठक, पर्यटन मंत्रियों की पहली बैठक ये वाराणसी में आयोजित की गई है, ठीक है। बात करें यदि एससीओ की तो एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है और वर्तमान में इसके महासचिव जो हैं वो झांग मिंग हैं। देखिए, एससीओ में सदस्य देशों की यदि हम बात करें तो शुरुआत में इसके केवल 6 सदस्य थे। 2017 में भारत को पाकिस्तान सहित यानी पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ एससीओ की सदस्यता मिली थी। तो इस तरह कुल 8 सदस्य हुए। अभी जल्द ही 9वें सदस्य के रूप में ईरान इसमें सम्मिलित होने की खबर चर्चे में थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी फरवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है। तो देखिए, ये 2 श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरुषों की श्रेणी में यदि हम बात करें तो इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं हैरी ब्रूक, ठीक है, इनको ही इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं महिलाओं की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में एस्ले गार्डनर को दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। अभी आपने देखा था कि दक्षिण अफ्रीका में महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया की ओर से शानदार प्रदर्शन के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है और याद रखें कि इसका खिताब इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता भी है, ठीक है। वहीं पिछले महीने यानी जनवरी की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध युवा बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, इनको दिया गया था, ठीक है। भारत में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले ये शुभमन गिल ही बन गए हैं, ठीक है। वहीं फीमेल कैटेगरी में बात करें तो इस इंग्लैंड की खिलाड़ी थी ग्रेस स्टीवेंस, इनको दिया गया था। ये प्लेयर ऑफ द मंथ की जब शुरुआत की गई थी ना तो इसके पहले विजेता के रूप में हम कई बार क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप याद रखें भारतीय खिलाड़ी थे ऋषभ पंत, यही इस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए पहले विजेता बने थे, ठीक है। बात कर लेते हैं आईसीसी की। स्थापना 1909 में इसकी की गई थी। मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है। ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जो न्यूजीलैंड से आते हैं, ठीक है। आईसीसी ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, जो
वैश्विक स्तर पर क्रिकेट की रेगुलेटिंग के लिए जानी जाती है। भारत में यदि क्रिकेट की रेगुलेटरी एजेंसी की बात करें तो बीसीसीआई स्थापना 1928 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी। ठीक है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर होगा उत्तराखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में एक दो फैक्ट आ रहे हैं, एक तो बीमा और रेशम उत्पादक की बात कर लेंगे हम लोग, तीसरा फैक्ट होगा उत्तराखंड के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग बीमा की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, बीमा एक तरह का सुरक्षा कवर माना जाता है। भारत में बीमा की शुरुआत करने वाली पहली कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी। इसकी स्थापना 1818 में की गई थी, मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत में प्रसिद्ध बीमा कंपनी LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। जल्द ही इसके अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को चुना गया है। ठीक है ना। रेशम उत्पादकों की बात हो रही है, एक फैक्ट आप याद रखें, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। बात हो रही है उत्तराखंड की, तो जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड एक भारत के उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ी राज्य है। इसकी दो राजधानियां हैं उत्तराखंड की, दो राजधानी, एक देहरादून और दूसरा गरसैंण। वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी, जो भाजपा यानी बीजेपी से दोबारा चुन करके आए हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय से संबंधित एक खबर मैं आपको बता दूं। इसका पहले जो हाई कोर्ट होता था वो नैनीताल में होता था, जल्द ही इसको शिफ्ट कर दिया गया हल्द्वानी में। ठीक है। उत्तराखंड से संबंधित चर्चित खबरों की बात करें तो इसने अभी जल्द ही अपने राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है। ठीक है। ड्रग्स फ्री देवभूमि नामक एक महाअभियान की शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा की गई थी, और परीक्षा में नकल रोकने व परीक्षा की पारदर्शिता व शुचिता बनाए रखने के लिए नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड के द्वारा लाया गया था। ठीक है। अपने हर एक जिले में एक संस्कृत गांव स्थापित करने वाला यह भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीमती मुर्मू ने भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो नाम याद रखिएगा, INS द्रोणाचार्य को। ठीक है। यह एक तरह का सर्वोच्च सम्मान है और राष्ट्र की असाधारण सेवा करने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है। नाम है INS द्रोणाचार्य और पुरस्कार है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। सम्मानित किया गया है श्रीमती मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से हम लोग बात कर लेते हैं श्रीमती मुर्मू जी के बारे में और कुछ चर्चित INS के बारे में याद रखेंगे चीज़ों को। ठीक है। INS यानी इंडियन नेवी शिप। ठीक है ना। इससे मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट 75 का नाम आप सुने होंगे। प्रोजेक्ट 75 कलवरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी के तहत ये फ्रांस की मदद से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और इसमें कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। अब तक कुल 5 पनडुब्बियां बन चुकी हैं और 6वीं पर काम हो रहा है। कौन सी वो पनडुब्बियां थी, एक बार याद कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए, कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला, वागीर और वागीश। ठीक है। तो इस तरह ये 5 पनडुब्बियां जो हैं इन पर काम हो चुका है, 6वीं पर काम हो रहा है। ठीक है ना। पिछले साल आपने देखा था कि 32 वर्षों की सेवा करने के बाद INS खुकरी को सेवा मुक्त कर दिया गया था। ठीक है। जो भारत में एक INS है, INS विराट। 2 INS के बारे में मैं बताऊंगा, एक विराट और दूसरा विक्रांत। ठीक है ना। नाम काफ़ी मिलता जुलता है, तो आप याद रखिएगा, डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। तो INS जो विराट है उसका एक उपनाम है ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये UK से लाया गया है। ठीक है ना। UK यानी यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है। और INS विक्रांत की बात कर लें तो भारत में स्वदेशी स्तर पर ये एक विमान वाहक पोत यही है जिसका विकास या जिसे भारत में ही बनाया गया स्वदेशी तौर पर। ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी INS से संबंधित। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये भारत की 16वें क्रम की राष्ट्रपति हैं और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति एवं पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली ये पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है। और ये भारत में
उड़ीसा से आती हैं, संथाल जाति है इनकी, जनजाति से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। एक वैश्विक अभियान सी चेंज क्लाइमेट की भारतीय राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? नाम याद रखिएगा, श्रेया घोड़ावत, ये क्रीमिया की रहने वाली हैं। ये एक सी चेंज क्लाइमेट एक तरह का वृक्षारोपण अभियान है और इसी अभियान में महिलाओं की भागीदारी व भूमिका की जागरूकता के लिए इन श्रेया घोड़ावत को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यानी भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वन लाइनर फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा सो मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें खोज पोछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे चुना गया है? नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यानी दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। ये स्काई ट्रैक्स एक तरह की सूची जारी की है यानी परफॉर्मेंस के आधार पर एयरपोर्ट्स की, तो उसी में जो है दक्षिण एशिया का, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में दिल्ली एयरपोर्ट को चुना गया है। वहीं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट एक बार फिर से चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को चुन लिया गया है, ठीक है। वहीं दूसरे स्थान पर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर को चुना गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है एयरपोर्ट की, तो देखिए सौर ऊर्जा से संचालित जो भारत का विश्व का पहला, भारत नहीं विश्व का भी पहला एयरपोर्ट है वो कोची एयरपोर्ट है, ठीक है। और जो ये दिल्ली एयरपोर्ट है ना, जब कोरोना काल आया था तो ये ऑटोमेटिक सैनिटेशन देने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। दूसरी बात, इसी दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में, ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री भारत का पहला एयरपोर्ट यही है, ठीक है। इंडियन करेंसी को स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है दुबई एयरपोर्ट, ठीक है ना। अभी जल्द ही पीएम मोदी के द्वारा कुछ हाल ही में भारत के उद्घाटन में एयरपोर्ट चर्चे में आए थे, उनको रिलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द ही पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ये देश का 29वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना था। झारखंड में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी पीएम मोदी के द्वारा किया गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चलें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का 16वां और अरुणाचल प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट था डोनी पोलो एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी के द्वारा ही किया गया था। गोवा में आ जाएं तो गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के द्वारा के नाम पर इस एयरपोर्ट की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखें। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया ना, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? नाम याद रखें, के कृतिवासन, ठीक है। बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर कंपनी की यानी टीसीएस की, तो टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है एमडी एंड सीईओ की। एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो अभी इस हफ्ते जो एमडी एंड सीईओ को लेकर जो फैक्ट चर्चे में थे उनको रिलेट कर लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा था कि सोशल मीडिया कंपनी यूट्यूब है, इसके जो सीईओ थे वो नील मोहन बने थे। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो माधवेंद्र सिंह, ठीक है। फाइजर इंडिया की नई सीईओ के रूप में मीनाक्षी नेवतिया को नियुक्त किया गया है। और जल्द ही नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में बीवीआर सुब्रमण्यम को चुना गया था, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन बना है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार, ठीक है। देखिए बिहार जो है ना वो 61.8 यानी 61.8% की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट के तहत सबसे निचला राज्य घोषित कर दिया गया है। दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वहीं शीर्ष राज्य की बात करें तो केरल को 94% साक्षरता दर की वजह से शीर्ष के रूप में देखा गया है, यानी शीर्ष राज्य के रूप में देखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं, ठीक है ना। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे निचला राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश तो देखा जा रहा है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के मित्रों की बात क्या कही जाए, ठीक है। ये आंकड़े तो एक बार जरूर उत्तर प्रदेश और बिहार को सबसे मतलब कम साक्षरता दर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यदि परफॉर्मेंस की बात करें या एक तरह से सरकारी नौकरियों की यदि हम बात करें तो आप ये बहुत हद तक देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें सिलेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अभी यूपीएससी की ही बात कर लेते हैं हम,
ठीक है। तो यूपीएससी में उत्तर प्रदेश और बिहार से ही लोग टॉप करते हुए नजर आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन इन्हीं क्षेत्रों से होता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाले लोगों का क्या कहना, जो सोच लिया वो कर लिया, ऐसे लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बेल्ट है ना, यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, तो एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा हैं वहाँ से ज़्यादा लोग सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हो गया था ना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो पढ़े भारत अभियान आपने सुना था ना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जल्द ही ये एक लॉन्च किया गया था, और नीट कार्यक्रम की शुरुआत भी जल्द ही शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 की शुरुआत कहाँ की गई है? आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है, और ये एक तरह की खाद्य पकवानों की प्रदर्शनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रदर्शनी की बात हो रही है। आपने कुछ ही समय पहले सुना था कि एक टेस्ट एटलस रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारतीय पकवान को 5वां स्थान दिया गया था पूरे विश्व में, वहीं शीर्ष पर इटली के पकवान को रखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर मेले की बात हो रही है, तो हाल ही में इस हफ्ते चर्चित मेलों की यदि हम बात करें, तो आपने देखा था कि पंजाब में एक राज्य स्तरीय झींगा मेला की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, पंजाब में। और गंगा सागर मेले की शुरुआत कहाँ की गई थी? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, और पहला कुंभ है। ठीक है ना, यानी पहला मेला यदि कुंभ है तो दूसरा मेला गंगा सागर मेला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला सूरजकुंड मेला का आयोजन अभी आपने देखा था कि इसका उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी के द्वारा किया गया था, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था ओवरऑल? तो फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है ना, तो ये कुछ चर्चित मेले थे। ठीक है, मार्च 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य को इलेक्ट्रिक ट्रेन कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है? सही उत्तर हो जाएगा मेघालय को। इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कस करने वाला चीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि रेलवे के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। याद रखिएगा कि मेघालय को जो है इस इलेक्ट्रिक ट्रेन कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, और इसकी घोषणा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR के द्वारा की गई थी। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और जल्द ही यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता राज्य के रूप में मणिपुर को घोषित किया गया था। ठीक है, ये वो शिलोंग है जो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में जाना गया था। भारत में एक अर्धसैनिक बल है असम राइफल, इसका मुख्यालय इसी मेघालय की राजधानी शिलोंग में ही स्थित है। जल्द ही मेघालय में चुनाव आयोजित किए गए थे विधानसभा, और इसमें दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में कॉनराड संगमा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ना मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे, और तीनों राज्यों में ही कोई नया चेहरा नहीं बल्कि पुराने चेहरे को ही फिर से चुना गया है। मेघालय में मैंने अभी आपको बताया कॉनराड संगमा को, और जो नागालैंड है ना, यहाँ पर नेफ्यू रियो को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। वहीं त्रिपुरा की बात करें तो भाजपा की ओर से मणिक साहा को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम याद रखिएगा, एरिक गारसेटी। ठीक है ना, तो एरिक गारसेटी को जो है अमेरिका की तरफ से भारत में राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर चीजें एक बार उलट करके भी आप देख लें, जैसे भारत में तो अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है, लेकिन अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तो लंबे समय से इनका कार्यकाल जारी है, तरणजीत सिंह संधू। ठीक है, भारत में एक अपना पड़ोसी देश है नेपाल। ठीक है ना, तो नेपाल में चूंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जल्द ही चर्चे में थे, तो यहाँ पर भी भारतीय राजदूत को आप जरूर रिलेट कर लें। यहाँ पर भारतीय राजदूत के रूप में नवीन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर राजदूत से संबंधित एक फैक्ट मैं बता दूं, भारत के संबंध में इस मामले में 2 टर्म यूज किए जाते हैं, एक उच्चायुक्त और एक राजदूत, यानी हाई कमीशन और एम्बेसडर। तो जो उच्चायुक्त होते हैं यानी हाई कमीशन होते हैं, वो केवल उन्हीं देशों में मतलब बनाए जाते हैं जो देश कॉमनवेल्थ की सूची में सम्मिलित होते हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं? तो कॉमनवेल्थ हम उन्हीं देशों को कहते हैं जिस पर कभी न कभी ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, या जो देश कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, उन्हीं को
कॉमनवेल्थ कहा जाता है, और कॉमनवेल्थ कंट्री में ही हाई कमीशन यानी उच्चायुक्त का पद बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 3 नए संभाग व 19 नए जिलों के गठन की घोषणा कर दी है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। ठीक है, आपको बता दें कि इस 19 नए जिलों के गठन के फलस्वरूप अब पहले से 31 और अब 19 कुल मिलाकर 50 जिले राजस्थान में हो जाएंगे। जोधपुर और जयपुर से अलग करके ये जिलों का निर्माण किया जाएगा। प्रशासन की दृष्टि से बेहतर क्रियान्वयन और छोटी इकाई रहेगी, तो बेहतर क्रियान्वयन जाहिर सी बात होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार ने इन 19 नए जिलों की घोषणा की, 19 नए जिलों के बनाए जाने की घोषणा कर दी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक खबर इसी हफ्ते चर्चे में थी, आपने देखा था कि मध्य प्रदेश की 4 तहसीलों को मिलाकर मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज को घोषित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में चूंकि नए जिलों के फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो आपको मैं बता दूं, पंजाब का 23वां जिला मलेरकोटला बना था, तमिलनाडु का 38वां जिला मयिलादुथुरई बना था, और कर्नाटक का 31वां जिला बेल्लारी से अलग होकर विजयनगर को बनाया गया था। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, हवा महल इसी जयपुर में स्थित है, और इसी जयपुर में ई लोक अदालत की स्थापना की गई है, तथा भारत का पहला हाथी गांव भी स्थापित यहीं पर किया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने किसके खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है? गिरफ्तारी के लिए जो है वारंट जारी किया गया है, ये रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अच्छा, आपने देखा था कि रूस यूक्रेन जो वर्ल्ड वॉर था, उसमें जो है काफ़ी हिंसा देखने के लिए मिली थी, और अभी भी ये युद्ध आंशिक रूप से जारी ही है। ठीक है, तो इस युद्ध के दौरान यूक्रेनी बच्चों के निर्वासन व अपहरण हेतु जो आईसीसी है यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, ये व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार मान रही है। ठीक है, और इसी के द्वारा ये गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, रूस इसका सदस्य नहीं है, न इसके चार्टर पर इसने हस्ताक्षर किया है, तो ये गिरफ्तारी इनकी नहीं हो सकती है, किंतु वारंट जरूर इनके नाम पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, रूस की तरह ही भारत भी आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का न तो सदस्य है और न ही उसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। तो इसी प्रकार भारत में भी कोई भी न्यायिक गिरफ्तारी आईसीसी के द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, बात करें दी आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना 2002 में की गई थी, और द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्य देशों की बात करें तो 123 सदस्य देश। देखिए, एक बात मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक स्तर पर 2 एजेंसियां काम करती हैं, एक तो इसी क्वेश्चन में आईसीसी और एक आईसीजे होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थी हम लोगों की तीसरे सप्ताह की चर्चा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सपोर्ट जरूर करें, और ओवरऑल चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट देखने के लिए मिला है? ये आपके ऑप्शंस हैं। उत्तर कमेंट बॉक्स में आप विस्तार से लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात का फीडबैक भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना होगा। ठीक है, आपके सभी विचार और सभी सजेशन सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।